औरतें शुरू से ताकतवर है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा 1 मार्च 2025 को श्री विजयपुरम अंडमान द्वीप समूह पहुंची। दोपहर 3 बजे गांधी भवन में अंडमान और निकोबार महिला कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विशाल सभा को संबोधित किया। श्रीमती लांबा ने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से देश व महिलाओं के उत्थान के लिए एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। ये गांधी की पार्टी है, ये इंदिरा की पार्टी है। अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हो रहे, वो इंतजार कर रही है कि ये बहनें जो राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ चुकी हैं, संगठनों में हैं, वो वहां पहुंचे ताकि मेरी कठिनाइयां मेरी पीड़ा दूर हो। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस इस लड़ाई को पूरे दम से लड़ेगी और जीतेगी, ये मुझे विश्वास है। मैं यहाँ पर मंच पर हमारी बहन साफिया जुबैर जी बैठी हुई है, राजस्थान से विधायक रही, विधानसभा में बहुत मजबूती से इन्होंने साफिया जी ने अपनी बात को रखा और आज मुझे खुशी है कि साफिया जुबैर जी लगातार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जल्द जो है घोषणा जिसकी होने जा रही है उसमें आप देखेंगे और पूरे देश में मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहकर मुझे ताकत देने का काम कर रही है। हमारी बेटी कहूं दीक्षा आज हमारे बीच में है, एनएसयूआई की अध्यक्ष रही, आज युवा कांग्रेस की अध्यक्ष है। बेटी हमारे साथ कल से है और हमारी इन बेटियों के सामने भी क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में इसने मुझसे जिक्र किया, जो शायद मैं इस मंच से तो नहीं बताऊंगी पर बंद कमरों में हमें बात करनी होगी कि कितना कठिन सफर ये हम सबके लिए हो रहा है। पर मैं दीक्षा को भी कहूंगी आप आगे बढ़े। हमारे मंच पर सभी हमारी जो महिला कांग्रेस की बहनें हैं, कल रमज़ान भी कल से शुरू हो रहा है। गांधी हमारी जो ग्लोबल फैमिली के सदस्य यहाँ पर आई हैं, आपका भी शुक्रिया करती हूँ। रमज़ान के इस पवित्र अवसर पर आप जो रखेंगे अपने व्रत रखते हैं, आप सब कहेंगे इस देश के लिए दुआएं करें, महिलाओं के लिए दुआएं करें कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकें। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करूँगी। आज 10 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, दिल्ली से 20 तारीख को निकली, 7 दिन बिहार के दौरे किए, जिलों में गई, बिहार में हालात महिलाओं के बेहतर नहीं है। वहां से तेलंगाना पहुंची, तेलंगाना होते हुए अंडमान निकोबार आई हूँ। यहाँ से जुबेदा जी को अगर हमने अंडमान निकोबार का अध्यक्ष बनाया है तो इन्हीं के साथ राजस्थान की नई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, गुजरात की नई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, गोवा की, पौंडुचेरी की अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और यहाँ से वहां होते हुए राजस्थान, गुजरात, पौंडुचेरी, गोवा होते हुए वापस दिल्ली होते हुए वापस बिहार लौटना है क्योंकि बिहार चुनाव है। तो सब कुछ छोड़कर जब हम निकल चुके हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ आपसे, आप भी निकलिए। अंडमान निकोबार छोड़ने को नहीं कहूंगी। 5000 महिलाओं ने सदस्यता ली है, लेकिन महिलाएं उससे अधिक है। उन पर आपको उन सब के बीच पहुंचना होगा। महिला कांग्रेस का अध्यक्ष का आज हमने जिम्मेदारी पदभार सौंपा है। अब हम जल्द अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं हर महिला को कहूंगी जो यहाँ बैठी है, घर मत बैठिए। राजनीति की मुख्य धारा में, चाहे आपको संगठन में राजनीति करनी है, चाहे चुनावी राजनीति करनी है, चाहे सामाजिक तौर से जुड़ना है, 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई को मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी भी अकेले नहीं लड़ सकती, सोनिया गांधी जी भी नहीं लड़ सकती हैं। ये लड़ाई 70 करोड़ की हमें मिलकर लड़नी होगी और ये लड़ाई कोई और नहीं, हमें खुद को अब लड़नी होगी। आज प्रियंका गांधी जी का जिक्र हुआ, शांता जी ने कहा प्रियंका गांधी जी को लाया जाए। मुझे मालूम है प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला और प्रियंका गांधी जी ने वहां का प्रभार लेते ही कहा कि मैं संगठन के भीतर 40% महिला आरक्षण की ऐलान करती हूं। और प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40% महिलाओं के लिए टिकट विधानसभा में आरक्षित पार्टी के भीतर की और 150 बहनों को उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया, इस उम्मीद के साथ कि दूसरे दल भी हमारी महिला बहनों के साथ सामने महिलाओं को उतारेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। धन बल से माफियाओं को
उतार दिया गया, जिन्होंने हमारी बहनों का चरित्र हनन कहे, हमले कहे, हर तरीके के उन पे हमले किए। लेकिन हमारी 150 बहनें प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, अपनी जगह से हिली नहीं, एक योद्धा की तरह उन्होंने पूरे अंत तक अपने चुनाव को लड़ा। परिणाम कुछ भी रहे हो, लेकिन उन बहनों ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और आज भी मैदान में खड़ी हुई अपनी इस व्यवस्था को चुनौती दे रही है। यही मैं आप सबसे कहूंगी कि महिलाओं के सामने 3 चीजों को लेकर हम लड़ रहे हैं पूरे देश में: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, चाहे वो हमारी पंचायत हो, चाहे हमारी संसद हो, महिलाओं की भागीदारी हो, सरकारी नौकरियां हो तो महिलाओं को बराबर का, पढ़ी लिखी बेटियों को बराबर का हक अधिकार मिले। आर्थिक न्याय के हर बहन के हाथ में, महिला कांग्रेस की ये सोच कि हर बहन के हाथ में काम हो खुद का और खुद की कमाई हो, उसे अपनी जरूरतों के लिए हाथ यूं ना फैलाने पड़े। जब उसकी जरूरत हो तो वो काम होगा उसके पास, उसकी कमाई होगी। क्योंकि आज कहा जाता है ये आधी आबादी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है, इसका देश की अर्थव्यवस्था पे कोई योगदान नहीं है। आदमी कमाता है, औरत खर्च करती है। नहीं, अब औरत कमाती भी है, ये हमें साबित करना होगा, और औरत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी करती है, ये हमें साबित करना होगा। इसलिए हर एक को मैं नहीं कहती कि आप राजनीति में आइए, आप संगठन में आइए, आप चुनाव लड़िए। बहुत सी हमारी बहनें गरीब हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुजारे घर के नहीं होते हैं, अन्याय अत्याचार सहती है। उन महिलाओं के लिए महिला कांग्रेस के पास आर्थिक न्याय के तौर पर हम कुछ काम उन्हें देने का काम हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस करेगी। उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद है, उन्हें किसी भी तरह के कोई काम सीखना है, कोई मशीन चाहिए, महिला कांग्रेस उन्हें हर चीज उपलब्ध कराएगी और उन्हें आर्थिक ताकत इस व्यवस्था की बनाएगी, ताकि उनके हाथ यूं नहीं रहे। कम से कम अपनी जरूरत में मेरी गरीब बहनें, मेरी जरूरतमंद बहनें अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और उनके हाथ जब यूं से यूं हो जाएंगे तो स्वाभाविक है देखने वाला भी नहीं कहेगा भी अबला है, ये बेचारी है, अब इसका हाथ यूं नहीं, अब उसका हाथ यूं है, उसके पास पैसा है, ताकत है, अब वो अन्याय नहीं सहेगी। हम यहाँ आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात की और सामाजिक न्याय की भी, कि आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके प्रति नजरिया जो है वो सही नहीं है। आज भी दोयम दर्जे का समझा जाता, महिला क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, वो फैसले उसके नहीं हो रहे हैं। आज बहुत सी बेटियों को मैं मिलती हूँ, ये बेटियां बात बताती हैं कि सफर कठिन है, वो चाहती है कि वो पढ़े लिखे, पैरों पे खड़ी हो, आगे बढ़े, आर्थिक तौर से पहले कुछ कमा ले ताकि किसी की मोहताज ना रहे। लेकिन ये फैसले उन्हें नहीं लेने दिए जा रहे हैं। उन पे भारी दबाव होता है कि बस पढ़ लिख लिया, उम्र होगी, अब शादी करो, अपने घर जाओ और जो करना है वहां जाकर करो। और वहां जाकर आजादी, जब माँ बाप के घर में आजादी नहीं तो वहां बेटी नहीं बहू है, और बहू पैर बाहर रखे, इसके लिए हमें समाज की सोच को पहले बदलना होगा कि बेटियों को अगर रोक लिया तो बहुओं को के लिए आसान नहीं है कि बाहर निकलकर अपने सपने, अपनी पढ़ाई, अपना जिंदगी में जो करना चाहती है वो कर पाए। इसलिए मैं कहूंगी इस आधी आबादी से जो यहाँ आकर बैठी हुई है, मैं फिर कहूंगी ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि 70 करोड़ के लिए माहौल पूरे देश में बनना होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आंदोलन हो गया, दिल्ली में झंडे उठा लिए, दिल्ली में भाषणबाजी, दिल्ली में सब कुछ हो गया तो बदल जाएगा। नहीं, ये बदलाव गांव में आएगा, ये बदलाव घर से आएगा। आज हमें वो भी दौर याद करना है जब कन्या भ्रूण हत्या पे कानून लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पता था कि गर्भ में जांच करवाई जा रही है, ये जानने के लिए कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। अगर बेटी है तो मार डालिए उसको। कितने ऐसे जांच केंद्र खुल गए थे सिर्फ ये बताने के लिए कि कोख में मां की बेटी है या बेटा, बेटी है तो मार डालिए। इसलिए फैसला हुआ कि नहीं, कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है, इस पे कानून आना चाहिए, और कानून आया। बेटियां पढ़ लिख के घरों में ब्याह दी गई, लेकिन दहेज कि इसकी बेटी को इतना मिला है, इसकी बहू इतना लाई है। आपकी बेटी क्या लाई, हमारी बहू ने क्या लाई? रिश्तेदार में, पड़ोस में हमें पूछ रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है कि बहू कुछ नहीं लाई है। और दहेज हत्याएं तक होना है। फिर दहेज हत्या कानून आया कि इन हत्याओं को रोकना होगा, इस लालच को रोकना होगा। पढ़ी लिखी बेटियां भी, डॉक्टर, इंजीनियर भी आत्महत्या कर गई क्योंकि अपमान सह रही थी, माँ बाप के पास हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, लेकिन हुई।
आज महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है।